स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो आज का लेक्चर 7 है। तो देखिए, इसमें 1990 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। तो मेरा नाम है रोशन, और आप अगर आरओ, एआरओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी जितने भी स्टेट के एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोगों को घटना चक्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस किए जाते हैं और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग इसमें छूट गए थे। तो यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए कि ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था, यूनानी ने इंडिया कहा था। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था हिंदू का। भारत पर पहला सफल मुस्लिम 712 इस आक्रमण हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध दाहिर पर का शासन था। सिंध पर दाहिर का शासन था। अब फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो यह हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है, और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। और हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ऊपर देखा, अरबों ने किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, तो यह था 711, जिसमें दिया है लेकिन यह 712 होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जात ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो यह है 712 में। एंड अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो यह है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो यह थे अरब। अरब के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद बिन कासिम था, तो यह था अरब का। फिर चचनामा के अनुसार छठवीं सातवीं राजधानी क्या थी? तो यह थी ऑप्शन बी, अरोड़। तो देखिए, चचनामा के अनुसार छठवीं सातवीं सिंधु देश की सिंध की राजधानी अरोड़ थी। ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चचे राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन ए है अलब्तगीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन, महमूद गजनी के भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो कारण, क्योंकि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। वो तो लूटपाट करता हुआ था। तो देखिए, इसलिए ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि वो तो लूटपाट करने के लिए आता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो यह था विद्याधर। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 14 है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उतबी। क्वेश्चन नंबर 15 है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था?
तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, तो इसको इसका पढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इससे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है और इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी हो सकता है। जबकि फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम के दरबार में था शाह के दरबार में था रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित था। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, शाहनामा का लेखक कौन था? तो ऑप्शन बी है फिरदौसी। 17 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल-बरूनी। और क्वेश्चन नंबर 18 है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल-बरूनी भारत में आया था? तो यह आया था 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अल-बरूनी। 21 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए इसमें ए है जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो देखिए यही गलत है, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था वो। और उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, तो ये सही है। और वह संस्कृत का विद्वान था, तो ये भी सही है। और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, तो ये भी सही है। केवल पहला गलत है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो यह किया था भीमदेव ने। ऑप्शन नंबर बी जो है भीमदेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 72 ईस्वी था। महमूद मंदिर से अतुल्य संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि ये 2022 का है। ठीक है, तो पहला इसमें है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। और दूसरा है, अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। तीसरा है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना है। तो राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो इसमें ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है, जो कि तीसरा वाला गलत है। तो क्यों गलत है देखते हैं। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। श्री सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख अल-बरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था। ध्यातव्य है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस तरह से विकल्प ए सही हो जाएगा, ये कि 1025-26 में, याद रखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो ऑप्शन सी हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार तथा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा मूलराज द्वितीय। और फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह किया था चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयचंद।
क्वेश्चन नंबर 29 है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो ये जयचंद है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। और क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, वह नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। तो देखिए इसमें हो जाएंगे महमूद गजनवी, और फिर मोहम्मद गौरी, और चंगेज खां, फिर तैमूर। देखते हैं कब कब में आए थे। तो देखिए सन 1999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। 1205 ईस्वी को वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगर बनी सिंधु नदी के तट तक आया था। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल के मध्य एशिया मंगोल सेना नायक तंबू 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। 34 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है। तो इसमें इसका नोट देखते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सिर्फ एक तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे, यानी अलग अलग थे, और साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान भी थे। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों में से नाम विख्यात था, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक है, लाखों का दान करता था, इसलिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है? तो ऑप्शन डी है जो है दिल्ली एवं अजमेर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसमें नहीं दिया बताना है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। सिर्फ गियासुद्दीन तुगलक जो था ये नहीं दिए थे, ये नूरजहाँ के पिता थे ना, नहीं। चलिए इसको हम आगे देखते हैं, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो ऑप्शन ए है लाहौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। मतलब ये जो घोड़ा से गिरने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हो जाएंगे इल्तुतमिश, ऑप्शन हो जाएगा बी इल्तुतमिश ने। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इल्तुतमिश 1211 से 36 ईस्वी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। नेक्स्ट है 11 नंबर, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो ऑप्शन भी हो जाएगा इल्तुतमिश। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। 13 नंबर है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश। 14 नंबर है, दिल्ली का प्रथम
मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश। एंड 16 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ये है इल्तुतमिश। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं है? तो ये हो जाएगा मालिक अल्तुनिया नहीं था, तो ये तो रजिया सुल्तान के काल में था। तो तजाउद्दीन यदौला, नसीरुद्दीन कुबाचा और अली मर्दान थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये है रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की इस परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। 19 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश। और क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे? तो ऑप्शन बी है इल्तुतमिश। 22 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन 23 है, चंगेज खान का मूल नाम था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो ऑप्शन डी है मालिक जानी को। तो यहाँ देख सकते हैं कि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसाम दुनी एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ऑप्शन सी है तुर्कों का। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गयासुद्दीन। नेक्स्ट है 28 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो ये वही बलबन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? तो वही बलबन, ऑप्शन बी सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कहा जाता है कि बलबन ने अपने शासनकाल शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो देखते हैं, तो देखिए इसमें ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाब वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसने सुल्तान के पद को दैवी घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पैबोस्त प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार ए आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो इसमें कथन दिया है, तूतीय हिंद, कैसरे हिंद, जिले इलाही और दीने इलाही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिले इलाही का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत थ्योरी ऑफ कंसेप्ट को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बलबन का। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था?
तो ये है, ये भी बलबन ने करवाया था, ऑप्शन ए है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के दरबार के रूप में नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना का प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। और 19 क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला कथन है, उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ठीक बात है, किया था। दूसरा इसमें कथन है, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो इक्तादारी व्यवस्था बलबन ने नहीं किया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। तो ये भी सही है। और डी नंबर है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है, यही हो जाएगा गलत। तो इसको हम लोग सही मानेंगे, ठीक है। गलत पूछा है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिले इलाही की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। और उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुर्गिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो इसमें देखिए बलबन दिया है, कैकुवाद है, जलालुद्दीन खिलजी, इसमें से कोई नहीं। तो ये इसमें हो जाएंगे बलबन, ऑप्शन हो जाएगा ए। बलबन ने गुड़मुक्तेश्वर के मस्जिद दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खान। तो ये है बलबन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। तो तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर मुस्लिम तुगरिल भाग गया था। तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त होता है। और हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे खिलजी वंश। देखिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा हम लोग। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।